क्लास की स्टार्ट अपन डिस्कशन से करते हैं। तो लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था, वो पहले अपन डिस्कस करते हैं। डिस्कशन में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का E4 क्वेश्चन। E4 क्वेश्चन में आपको P और Q दो पॉइंट्स दे रखे हैं, फ्रॉम विच परपेंडिकुलर PM एंड QN आर ड्रॉन ऑन द एक्जेक्ट प्लेन। तो अगर ये कोई भी, ये आपके पास मान लो एक्जेक्ट प्लेन हो गया, तो ये पॉइंट P अगर आपको गिवन है 1, 3, 5, यहां से आप किस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हो? एग्जैक्ट प्लेन पे, ना, एग्जैक्ट प्लेन पर। तो ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर आपको क्या दे रखा है इसमें? ये परपेंडिकुलर अपने पास m कोऑर्डिनेट्स हैं इसके। तो ये इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो m के कोऑर्डिनेट जाएंगे 1, 0, 5। सिमिलरली क्वेश्चन में और कहा गया है कि एक और पॉइंट है Q, तो वहां से भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। तो कोई भी पॉइंट अगर ये Q है, तो यहां से भी परपेंडिकुलर अगर अपन डालते हैं तो Q पॉइंट जो हो गया -2, 1, 4, तो n के कोऑर्डिनेट आएंगे -2, 0 एंड 4। फिर कहा गया है P and Q be the 2 points from which perpendiculars PM and QN are drawn on to the xy plane, exact plane. Find the angle that the line MN makes with the plane. तो इसका मतलब यहाँ पे drs of MN जो आएगा वो अपने पास कितना आ जाएगा? drs of MN की अगर अपन बात करें तो ये बनेगा -2, -1 तो -3, 0 - 0 तो हो गया 0 एंड 4 - 5 हो गया -1। ये drs आ गया आपके पास। इसको मैं कोई भी मान लेता हूं कि ये a वेक्टर है। दूसरा एक प्लेन दे रखा है और प्लेन के साथ एंगल पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन हो गया आपके पास x + y + z विल बी इक्वल्स टू 5, और ये अपने पास कोई भी mn जो वेक्टर था वो ये हो गया। इनके बीच में एंगल पूछा हुआ है, तो ये एंगल अगर अपने पास फाइंड करने के लिए कहा गया है तो ये एंगल, जबकि अपन यहाँ आता है कि नॉर्मल हो गया ये, तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आपके पास जो नॉर्मल वेक्टर बनेगा वो n वेक्टर, और n वेक्टर जो होगा वो क्या होगा आपके पास? i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो ये एंगल आएगा आपके पास थीटा, ये निकालना है अपने को थीटा, है ना। तो ये एंगल आ जाएगा आपके पास 90 - थीटा। तो देयरफॉर यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि n डॉट mn वेक्टर को मैंने a वेक्टर ले रखा है, तो cos ऑफ 90 - थीटा will be equals to n vector dot a vector divided by modulus of n into modulus of a vector। ठीक है, आपसे क्या पूछा हुआ है यहाँ पर? एंगल ही तो पूछा हुआ है, तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी आपके पास? sin थीटा will be equals to n dot a। तो n dot a कितना बनेगा? -3। एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं अपन तो -3 -1 तो -4 डिवाइड बाय √3, मॉडुलस ऑफ n कितना होगा? √3 इंटू मॉडुलस ऑफ a हो जाएगा 9 + 1 दैट इज √10। तो यहां से जो आपके पास की वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 4√30। तो थीटा कम्स आउट टू बी sin इनवर्स 4/√30। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। E4 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है आपको E6। E6 क्वेश्चन में इफ द एक्यूट एंगल दैट द वेक्टर दिस मेक्स विद द प्लेन कंटेनिंग दीज टू, तो वापस वैसा ही क्वेश्चन है कि इस बार आपको क्या दे रखा है? वेक्टर जो दे रखा है mn था, वो आपको वेक्टर यहां पर ऑलरेडी दे रखा है। तो a वेक्टर हो गया अल्फा i कैप प्लस बीटा j कैप प्लस गामा k कैप, और जी ये मेक्स विद द प्लेन, है ना, प्लेन ऑफ द मेक्स विद द प्लेन ऑफ द टू वेक्टर्स दिस एंड दिस। तो नॉर्मल टू द वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन अगर निकालेंगे तो वो क्या होगा आपके पास? जो दो वेक्टर्स दे रखे हैं 2i प्लस 3j माइनस k क्रॉस विद i माइनस j प्लस 2k। तो ये जो वैल्यू बन जाएगी i कैप j कैप k कैप 2, 3, -1, 1, -1, 2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 6 - 1 तो 5i कैप, j कैप के साथ आ जाएगा 4 - प्लस तो -5j कैप, और k के साथ आ जाएगा आपके पास -2 -3 तो -5k कैप। ये आपके पास n वेक्टर आ गया।
साथ में आपको थीटा जो दे रखा है, इन दोनों के बीच में एंगल जो दे रखा है वो थीटा आपको दे रखा है एक्चुअली कॉट इनवर्स, कितना दे रखा है, कॉट इनवर्स √2। तो दिस इंप्लाइज कॉट थीटा जो है वो √2 हो गया। तो कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आपके पास जो हाइपोटेनस होगा कितना रहेगा आपके पास 3 √3। अब वापस अगर अपन एंगल की बात करें कि एंगल बिटवीन, अगर अपने को वेक्टर्स निकालने के लिए कहा गया है तो एंगल किस किस के बीच में निकालना है अपने को, इसमें आपको रखा है कि acute angle that the vector this makes with the plane containing these two vectors is cot inverse √2। तो एक वैल्यू पूछी हुई है ना, तो वापस वो एंगल बिटवीन द लाइन, एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड प्लेन या एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन का फॉर्मूला जो लगेगा वो cos 90 minus theta equals to n dot a अपॉन mod n mod a। acute angle है तो ये हो गया sin theta will be equals to n dot a। तो n dot a क्या बन जाएगा आपके पास 5, तो इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, ये बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी 5√3 इंटू अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। साइन थीटा आ गया आपके पास 1/√3 विल बी इक्वल्स टू 5 तो घटी गया, अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा √3 इंटू अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का मॉडुलस, √3 भी कट गया। इसको स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर लेना आप, जैसे स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करोगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर तो कट जाएगा, जो एक्सप्रेशन आपसे पूछा हुआ है उसी की डायरेक्ट आपको वहां से वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा माइनस आपके पास आ जाएगा बीटा गामा विल बी इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन E9 क्वेश्चन में आपको दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दीस 2 पॉइंट्स। तो अगर आपको ये प्लेन है तो प्लेन एक तो परपेंडिकुलर है लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, और इसके ऊपर एक पॉइंट भी आपको प्लेन के ऊपर दे रखा है 1 2 1, और जिसके प्लेन परपेंडिकुलर है वो पॉइंट्स है 1 4 2 2 3 5। तो प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर आ जाएंगे तो ds ऑफ नॉर्मल या नॉर्मल वेक्टर क्या बन जाएगा आपके पास 1 - 2 - 1 4 - 3 1 5 - 2 - 5 -3। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन यहां से अपन लिख सकते हैं a times that is -1 into x minus x1 plus b times y minus y1 plus c times z minus z1 will be equals to 0। तो यहां से प्लेन की इक्वेशन आ गई -x plus y minus 3z और कांस्टेंट आ जाएगा +1 plus 3, तो +4 plus 4 minus 2 that is +2 equals to 0। इसको वापस लिख लेते हैं x minus y plus 3z -2 equals to 0। तो ये तो जो प्लेन की इक्वेशन थी वो आपको मिल गई। फर्दर आपसे और चीज पूछी हुई है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। तो अब ये प्लेन तो आपने कैलकुलेट कर ही लिया, फाइंड कर ही हो गया। फर्दर एक पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट को कुछ r बोल देता हूं मैं, तो पॉइंट है 4 0 3। इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालना है। तो m जो है वो एक्चुअली फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही है, तो देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर का अगर अपन फॉर्मूला लगाएं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और प्लेन की इक्वेशन अपने पास आ चुकी है x minus y plus 3z minus 2 equals to 0। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला x minus x1 that is x minus 4 upon a, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c will be equals to माइनस टाइम्स इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा दो, तो 4 - 0 plus 9 -2 डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो 1 plus 1 plus 9 that is 11। तो कितना हो गया 13 - 2 तो 11, ये हो गया -1। तो यहां से आप कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेना, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, और वो जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आ जाएंगे 3 1 0।
तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया आपके पास। फर्दर अब क्या पूछा हुआ आपसे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर अपन बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास आर एन, दैट इज ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो सेटिस्फाई करा दो। तो 4 प्लस 9 माइनस 2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा 11। तो ये जाएगा रूट 11, इसका आंसर आ गया। तो जो तीनों चीजें पूछी थी, प्लेन की इक्वेशन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मिल गया। E9 के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है E10। E10 क्वेश्चन में आपको क्या पूछा हुआ है, E10 क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट whose sum of square of distances from the three planes is 9। तो सबसे पहले आपके पास E10 क्वेश्चन के अंदर 3 जो प्लेन्स हैं वो लिख लेते हैं। 3 जो प्लेन्स हैं उसमें पहला प्लेन है आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, दूसरा प्लेन है x माइनस जेड इक्वल्स टू 0, और तीसरा हो गया x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 0। तो लेट पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अपन अल्फा, बीटा और गामा बोल देते हैं। अब जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है कि इस पॉइंट का तीनों प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर का सम जो है वो 9 दे रखा है आपको। तो अल्फा, बीटा, गामा से पहले प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिवाइड बाय रूट 3 का होल स्क्वायर, प्लस इसका दूसरे प्लेन से डिस्टेंस अल्फा माइनस गामा अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, और तीसरे प्लेन से डिस्टेंस का स्क्वायर का सम अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दैट इज रूट 6 का होल स्क्वायर, दैट इज 9। इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी ये आपके पास रहेगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 9। लोकस निकालना है तो अल्फा को x से, बीटा को y से, गामा को z से जब रिप्लेस करोगे तो आपके पास लोकस आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ये इसका आंसर आ गया। E10 के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है आपको E12। E12 क्वेश्चन क्या है, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो अपन डायरेक्ट किसी भी प्लेन, किसी भी पॉइंट का प्लेन से डायरेक्ट निकालना जानते ही हैं। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस तो निकालना है लेकिन मेजर्ड पैरेलल टू सम लाइन निकालना है ना। तो यहां पर अब अपन ध्यान रखेंगे कंसेप्ट कैसा यूज करेंगे। अगर सीधा से पूछा जाए कि पॉइंट का प्लेन से परपेंडिकुलर लाइन, पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, लेकिन यहां क्या पूछा हुआ है कि ये पॉइंट है और ये मतलब ये तो प्लेन हो गया और ये कोई पॉइंट आपको दे रखा है 2, 3, 4, और ये प्लेन की इक्वेशन अपने को गिवन है 3x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब अगर सिर्फ इसका डिस्टेंस पूछा जाता तो डायरेक्ट अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर लेते, लेकिन कहा गया है कि इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस तो निकालना है लेकिन मेजर्ड पैरेलल टू सम लाइन दे रखी है आपको। तो उस लाइन के ऊपर एक जो कोऑर्डिनेट है वो तो क्या हो गया आपके पास -3, 2, 0, और उस प्लेन लाइन के dr जो हो गए, तो वेक्टर जो उस लाइन के अलोंग है आपके पास उसके drs क्या हो गए 3, 6 एंड 2। तो अब आपको इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस मेजर करना है मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। तो अपन क्या करें, यहां से लाइन इसके पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो दोनों के drs तो आपके पास क्या होंगे, सेम हो जाएंगे 3, 6, 2। ये पॉइंट पता है, drs मिल गए। तो ये जो लाइन जहां पर भी प्लेन को कट करेगी Q पॉइंट, तो वो आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है आपसे PQ डिस्टेंस कितना होगा, ये आपका टारगेट है फाइंड करना। तो सबसे पहले अपन इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन वो क्या होगी, पासिंग थ्रू पॉइंट P। तो x माइनस 2 अपॉन 3, y माइनस 3 अपॉन 6, z माइनस 4 अपॉन 2। तो आपको ये Q पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले तो अपन क्या करें, इसको इक्वल टू सम लैम्डा बोल देते हैं।
तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएंगे 3 लैम्डा प्लस 2, 6 लैम्डा प्लस 3 एंड 2 लैम्डा प्लस 4. Since point Q also lies on plane, कौन सा प्लेन? 3x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 5 इक्वल्स टू 0. तो इस पॉइंट को क्या करो, इस प्लेन में सेटिस्फाई करा दो. तो 3 टाइम्स 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स 6 लैम्डा प्लस 3 प्लस 2 टाइम्स 2 लैम्डा प्लस 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 0. इसको कैलकुलेट कर लेना. कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आएगी वो -1 आ जाती है. तो -1 जब आपके पास ये वैल्यू आ गई तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए अपने को? ये जो लैम्डा की वैल्यू -1 आपको मिली है, इसको आप यहां पर पुट कर दो तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने को मिल जाएंगे -1, -3 एंड 2. ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए. दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन. तो ये कंसेप्ट भी होता है अपने पास कि किसी भी लाइन का प्लेन के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मेजर, आपको किसी भी लाइन का प्लेन के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या करो, लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उसको प्लेन में सेटिस्फाई करा दो, लैम्डा आ जाएगा, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन हो गया. तो देयरफॉर जो आपसे रिक्वायर्ड जो डिस्टेंस पूछा हुआ है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है वो एक्चुअली आपके पास PQ है, जो कि अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस 6 36 प्लस 4, तो कितना हो गया ये 30, ये हो गया 7. तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया E12 का. एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 E3 क्वेश्चन. E3 क्वेश्चन में आपको दे रखा है, एक लाइन दे रखी है जो कि एक प्लेन के पैरेलल है. तो अगर ये आपके पास कोई भी प्लेन हो गया तो प्लेन की इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है 3x minus 2y minus mz will be equals to 14. मैंने उसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहा हूं ना, और साथ में एक लाइन जो है इसके प्लेन के पैरेलल है, लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन. तो लाइन के जो drs हैं वो आपके पास क्या हो गए, 2 1 2. अब लाइन जो है प्लेन के अगर पैरेलल है तो ऑब्वियसली जो इसके नॉर्मल जो रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो अगर ये a वेक्टर है और ये नॉर्मल आपके पास n वेक्टर है, तो सिंस लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, therefore n dot a will be equals to 0. तो n dot a लगा लो आप. यहां से n वेक्टर जो बनेगा वो आपके पास है 3 -2 -m. तो कितना बन जाएगा आपके पास, 3 -2 -m ही बनेगा. हाँ ठीक है. तो ये बन जाएगा आपके पास 6 -2 -2m will be equals to 0. So 2m will be equals to 4. So m comes out to be 2. ये इसका आंसर आ गया. नेक्स्ट E3 के बाद E5 क्वेश्चन. द लोकस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज, क्या होगा. अच्छा, यहां पर जो आपके पास लिखा हुआ है xy प्लस yz इक्वल्स टू 0, ये पूछ रहा है कि लोकस क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लेन्स, पैरेलल लाइंस, या क्या होगा. तो यहां से अगर अपन इसमें से y कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा x प्लस z इक्वल्स टू 0. इसका मतलब यहां से दो वैल्यू आएंगी, या तो y 0 या फिर x प्लस z इक्वल्स टू 0. तो ये जो प्लेन है आपके पास, ये दोनों क्या हो गए, दोनों 2 प्लेन्स हो गए आपके पास. ये दोनों प्लेन्स हो गए. अब ये अगर प्लेन्स हैं तो इसके प्लेन के drs अगर n1 वेक्टर बोलता हूं तो इसमें x वाली और z वाली चीज नहीं है. तो ax प्लस by प्लस cz होता है ना, तो a 0 है, bx वो b1 हो गया और cz वो भी 0 हो गया. इस प्लेन के अगर नॉर्मल के drs में बात कर लूं कि आपके पास क्या होगा, ax प्लस by प्लस cz की फॉर्म में, तो a हो गया 1, b y नहीं है तो 0 और cz हो गया 1. अब ये दिख रहा है कि जो n1 और n2 ऑब्वियसली आपके पास सेम नहीं है, तो ऑब्वियसली प्लेन्स पैरेलल तो नहीं है. तो परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं या परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, n1 डॉट n2 चेक कर लेते हैं. तो n1 डॉट n2 क्या होगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 विल बी इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाइज क्या होगा,
परपेंडिकुलर प्लेन्स। तो जो गिवन इक्वेशन दे रखी है वो एक्चुअली क्या आपके पास परपेंडिकुलर प्लेन्स की इक्वेशन है। E5 के बाद मूव करते हैं E6 पर। E6 क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। तो एक काम कर लेते हैं, एनी पॉइंट, लेट एनी पॉइंट ऑन लाइन बी, P पॉइंट, लाइन को इक्वल्स टू लैम्डा लिख दो आप, तो क्या बनेगा 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा माइनस 1 एंड 12 लैम्डा प्लस 2। ये लाइन के ऊपर आपके पास पॉइंट आ गया। सिंस it also lies on plane की इक्वेशन क्या है अपने पास, x माइनस वाई प्लस जेड विल बी इक्वल्स टू 5। तो देयरफॉर इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करा दो, तो 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 प्लस 12 लैम्डा प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू 5। कैलकुलेट करोगे तो यहां से आपके पास जो लैम्डा की वैल्यू जो आपको यहां पे मिल जाएगी, वो लैम्डा की वैल्यू कितना आ गया आपके पास, ये माइनस, तो ये कितना हो गया माइनस लैम्डा, तो 11 लैम्डा विल बी इक्वल्स टू, ये 5 पूरा कट गया तो 0, इसका तो लैम्डा क्या आ गया 0 आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू जैसे 0 पुट करोगे तो जो पॉइंट मिल जाएगा वो मिल जाएगा 2 माइनस 1 2। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि आपके पास एक और पॉइंट जो गिवन है Q, वो Q है आपके, वो पॉइंट Q कितना है अपने पास -1 -5 और -10। क्वेश्चन में पूछा था कि लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट से Q का डिस्टेंस निकालना है। तो ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट तो अपने पास ये आ ही चुका है 2 -1 2, और Q कोई भी एक पॉइंट है जो आपको दे रखा है -1 -5 -10। तो एक्चुअली अपने को ये PQ डिस्टेंस पूछा हुआ है, तो दिस इंप्लाइज PQ डिस्टेंस अपन डायरेक्ट अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो क्या बनेगा वो 9 प्लस 16 प्लस 144, तो कितना हो गया ये 160 मतलब 13। तो PQ की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी 13 आ जाएगी। E6 के बाद E7 क्वेश्चन। E7 क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन। तो अगर ये प्लेन आपको दे रखा है, प्लेन हो गया आपके पास 3x माइनस 2y माइनस जेड माइनस 9 इक्वल्स टू 0, और ये एक पॉइंट दे रखा है आपको 2 -1 3। तो इसमें रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब आपको क्या फाइंड करनी है, इमेज फाइंड करनी है। ये इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो इमेज का फॉर्मूला लगा दो सिंपली, x माइनस 2 अपॉन 3, y प्लस 1 अपॉन -2, z माइनस 3 अपॉन -1 विल बी इक्वल्स टू -2 टाइम्स, पॉइंट को सेटिस्फाई करा दो तो 6 प्लस 2 -3 -9 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो 9 प्लस 4 13 प्लस 1 10। सिंप्लीफाई कर देना, यहां से p डैश के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे, वही इसमें आपसे पूछे गए। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 16। तो 2 पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्या है, अ वेरिएबल प्लेन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट्स a b c। तो कोई भी प्लेन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को x y z ये 3 पॉइंट पे कट करता है a b c, तो ये प्लेन हो गया आपके पास, ये ओरिजिन है इसी। तो अपने पास अगर ये डिस्टेंस कुछ अल्फा बीटा गामा, अगर ये मान लेता हूं कि अल्फा 0 0 0 बीटा 0 और ये 0 0 गामा मान लेता हूं, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास, x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा प्लस z अपॉन गामा इक्वल्स टू 1, मतलब -1 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इफ सेंट्रोइड इज d, तो इससे पहले यहां पे सेंट्रोइड निकाल लेते हैं।
इसका सेंट्रोइड जो है वो आपको डी दे रखा है, और डी दे रखा है आपको एक्स वाई जेड। लेकिन अगर मुझे तीनों कोऑर्डिनेट पता है तो सेंट्रोइड अपने पास क्या हो जाएगा, x will be equals to alpha plus 0 by 3, y will be equals to 0 plus beta plus 0 by 3, and z will be equals to 0 plus gamma by 3। इसका अल्फा की वैल्यू आ गई 3x, बीटा आ गया 3y और गामा हो गया आपके पास 3z। एक कंडीशन और गिवन है कि ये प्लेन जो है, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ऑरिजिन, ये आपको 1 यूनिट गिवन है। तो ऑरिजिन से अगर इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर अपन मेजर करें तो दैट कम्स आउट टू बी मॉडुलस ऑफ पॉइंट ऑरिजिन को इसमें सेटिस्फाई करा लो -1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन गामा स्क्वायर, होल मॉडुलस विल बी इक्वल्स टू 1। इसका स्क्वायर कर दो तो यहां से आपके पास वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन गामा स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 1। आपको जो दे रखी है वैल्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर के है, तो यहां से अगर ये वाली वैल्यू इसमें सेटिस्फाई कर रखता हूं अल्फा बीटा गामा की, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन 9x स्क्वायर 1 अपॉन 9y स्क्वायर 1 अपॉन 9z स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो दिस इंप्लाइज 1 अपॉन x स्क्वायर 1 अपॉन y स्क्वायर 1 अपॉन z स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो k की जो वैल्यू पूछी गई है वो क्या हो जाएगी आपके पास 9 हो जाएगी। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दे रखा है कंसीडर अ टेट्राहेड्रन विद फेसेस f1 f2 f3 एंड f4। टेट्राहेड्रन की जो फेसेस होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं। तो एक्चुअली ये चार जो फेसेस हैं ट्रायंगुलर फेसेस हैं। Let a1 vector, a2 vector, a3 and a4 vector be the vectors whose magnitudes are respectively equals to the area of faces। मतलब a1 vector की magnitude जो होगी वो area of triangle होगी ना, and whose directions are perpendicular to these faces in the outward direction। तो थोड़ा सा ये outward direction का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो जैसे अपन मान लो यहाँ पे टेट्राहेड्रन बना लेते हैं, ये टेट्राहेड्रन बना लिया ए बी सी और डी। इसमें मैं ए को ओरिजिन पे ले लेता हूं ताकि आपके पास वेरिएबल कम रहेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। बाकी बी सी डी के पोजीशन वेक्टर्स मैंने बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर रेस्पेक्टिवली ले लिए। अब इसके जो चार फेसेस है ना आपके पास, एक फेस है ए बी सी, तो एबीसी का जो एरिया होगा वो 1/2 मॉडुलस ऑफ एबी क्रॉस एसी होगा। लेकिन मुझे वेक्टर का खासकर ध्यान रखना है कि वो आउटवर्ड होना चाहिए। तो अगर मैं पहला फेस अगर बात कर रहा हूं, जो F1 जो फेस है वो मैं ट्राइंगल बोल देता हूं कि आपके पास वो है ए बी सी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास एरिया आएगा A1 वेक्टर जो आएगा, देखो एरिया तो जाएगा, तो वेक्टर्स ऑरिजिनेट कर दिए ए बी क्रॉस ए सी या ए सी क्रॉस ए बी का मॉडुलस। लेकिन अपने को वेक्टर चाहिए तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड तो हो गई 1/2, पर मॉड नहीं लगेगा, आउटवर्ड वेक्टर लेना पड़ेगा। तो ये ए बी क्रॉस ए सी, यहां पर क्या है ए पॉइंट बाहर है और बी सी डी जो है वो बेस है, ध्यान रखना है ना। तो ए बी क्रॉस ए सी करूंगा तो वेक्टर आउटवर्ड मिलेगा, तो ये हो गया ए बी क्रॉस ए सी। तो इनमें आउटवर्ड डायरेक्शन का खासकर ध्यान रखना पड़ेगा। एरिया तो हाफ मॉडुलस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू कोटर्मिनस एजेस हो जाएगा आपके पास। तो ये 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, दैट इज 1/2 बी क्रॉस सी। दूसरा फेस F2 फेस ये हो गया। अब F2 फेस में बोल देता हूं कि ट्राइंगल मेरे पास है ACD। ACD ट्राइंगल के एरिया को मतलब A2 जो वेक्टर हो गया वो आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से A2 वेक्टर जब मैं लिखूंगा तो A2 वेक्टर आपके पास क्या आएगा, ACD मैंने ट्राइंगल लिया हुआ है तो उसके लिए आपके पास एरिया तो जाएगा AC क्रॉस AD। लेकिन अभी भी मुझे आउटवर्ड चाहिए तो AC क्रॉस AD लूंगा तो आउटवर्ड आएगा, AD क्रॉस AC तो अंदर चल जाएगा ना। तो ये बनेगा 1/2 AC क्रॉस AD। अब AC क्रॉस AD क्या बनेगा, 1/2 C क्रॉस P।
तीसरा फेस में यहां पर ले लेता हूं F3, जो कि मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ए बी डी। तो ट्राइंगल हो गया ए बी डी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो A3 वेक्टर है, अब आप देखना वो ए बी डी उधर पीछे की तरफ है, तो अब आप जब उनका एरिया लिखोगे तो 1/2 मॉडुलस ऑफ ए बी क्रॉस ए डी क्रॉस ए बी, वो ध्यान नहीं रखना, लेकिन आपको वेक्टर आउटवर्ड चाहिए। तो अगर मैंने ए बी क्रॉस ए डी करा तो अंदर आ जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा, ताकि ए डी क्रॉस ए बी करोगे तब वो अंदर जाएगा। ए डी क्रॉस ए बी, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 1/2 डी क्रॉस डी। ये हो गया A3 वेक्टर। चौथा फेस बचा अपने पास, जो चौथा ट्राइंगल और ट्राइंगुलर फेस होगा, वो उसका बेस हो गया आपके पास BCD। इसके लिए A4 वेक्टर निकालते हैं। तो यहां से एरिया जब निकालेंगे तो ये हो गया। अब ये बेस में है ना, ध्यान रखना, अब आपके पास ये बेस में है, तो अगर मैंने CD क्रॉस CB करा तो वो इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये इस तरीके से मान लो कि यहाँ पर प्लेन है, तो CD क्रॉस CB करूंगा तो अंदर आएगा, तो जबकि मुझे आउटवर्ड चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, CB क्रॉस CD करूंगा तब वो आउटवर्ड जाएगा। तो 1/2 CB क्रॉस CD। CB वेक्टर हो जाएगा B माइनस C क्रॉस विद B माइनस C। तो ये 1/2 क्या हो गया आपके पास, B क्रॉस D माइनस B क्रॉस C माइनस C क्रॉस B, और C क्रॉस C तो 0 हो गया। इसको लिख सकता हूं 1/2 माइनस D क्रॉस B माइनस B क्रॉस C माइनस C क्रॉस D। ये हो गया आपके पास A4 वेक्टर। अच्छा, आपको जो इसके चारों ऑप्शंस हैं, उन चारों ऑप्शन में आपको सम या दो का सम कुछ भी पूछा हुआ है, तो एक बार जब आप यहां पर देखो, ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये आपके पास 1/2 तो सब में कॉमन आई है। B क्रॉस D जो लिखा हुआ है, वो B क्रॉस D के आपके पास ये रहा, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस A3 वेक्टर। B क्रॉस C, तो ये रहा B क्रॉस C, तो बन जाएगा माइनस A1 वेक्टर, और C क्रॉस D जो है वो ये रहा माइनस A2 वेक्टर। तो दिस इंप्लाइज A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर प्लस A3 वेक्टर प्लस A4 जो वेक्टर होगा, उन सबका सम क्या आएगा, 0 आएगा। यहां पे अगर आपने आउटवर्ड डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखा ना, तो फिर ये सम 0 नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, एरिया तो ट्राइंगल का लिया हुआ तो हाफ AB क्रॉस AC होगा, लेकिन वेक्टर जो होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड एरिया की ली हुई है, लेकिन डायरेक्शन आउटवर्ड लेना पड़ेगा आपको। तो यहां से ये क्वेश्चन 17 भी सॉल्व हो गया आपके पास। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2/2, क्वेश्चन नंबर 12। 2/2 का जो क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, उसमें आपको दे रखा है, इफ R वेक्टर रिप्रेजेंट्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R इन विच द लाइन AB कट्स द प्लेन CDE। तो आपको जो A पॉइंट है, उनके पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। A वेक्टर तो हो गया 1 2 1। B पॉइंट के पोजीशन वेक्टर गिवन है 2 I कैप J कैप 2 K कैप, तो हो गया 2 1 2। C के पोजीशन वेक्टर जो हो गए वो हो गया आपके पास 0 -4 4, और D के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो आपके पास हो गए 2 -2 2, और E हो गया अपने पास 4 1 2। तो सबसे पहले तो आपसे कह रहा है कि R वेक्टर एक पॉइंट है जहां पर लाइन और प्लेन कट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन यहां पर क्या करें, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन AB is x minus x1 y minus y1 z minus z1 अपॉन लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स अपने लिख रहे हैं, x minus x1 अपॉन x2 minus x1। तो x2 minus x1 will be 1, y2 minus y1 will be -1 and z2 minus z1 is 1। ये हो गई लाइन आपके पास। इस लाइन के ऊपर अगर कोई भी कोऑर्डिनेट अपन लिखे हैं, तो अपन वो कोऑर्डिनेट कौन सा मान रहे हैं, जहां पर ये लाइन किसी प्लेन, उस प्लेन को CD प्लेन को कट कर रहा है। तो वहां से वो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएंगे लैम्डा +1 माइनस लैम्डा +2 एंड लैम्डा +1। ये वैल्यू आ गई। अब अपने को लिखना है इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन
पासिंग थ्रू सी डी ई, वो क्या होगा आपके पास x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1. डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0. इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स की अपने पास ये कंडीशन होती. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आपके पास रहेगी x माइनस x1. तो x1 में ले रहा हूं सी डी x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 ये है अपने पास. तो x माइनस x1 दैट इज x माइनस 0, y माइनस y1 दैट इज y प्लस 4, z माइनस z1 दैट इज z माइनस 4. अब x2 माइनस x1 2, y2 माइनस y1 2, z2 माइनस z1 माइनस 2, x3 माइनस x1 4, y3 माइनस y1 5 एंड z3 माइनस z1 इज माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो यहां से आपके पास प्लेन की जो इक्वेशन आएगी उसको डिटरमिनेंट को अपन सॉल्व कर लेते हैं. तो ये बन जाएगा -4 प्लस 10. तो -4 प्लस 10 इज 6x. माइनस टाइम्स आपके पास यहां पर आएगा -4 प्लस 8. तो -4 प्लस 8 हो गया आपके पास, -4 प्लस 8 हो गया 4, लेकिन बाहर माइनस आएगा तो y प्लस 4 प्लस z माइनस 1 के साथ आ जाएगा आपके पास -10 माइनस 8 तो 2 प्लस 2 टाइम्स z माइनस 4 इक्वल्स टू 0. तो यहां से इक्वेशन आ गई 6x माइनस 4y प्लस 2z विल बी इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास ये 16 -16 माइनस 8 तो दैट इज 24. तो इसका मतलब यहां से वैल्यू आ गई 3x माइनस 2y प्लस z विल बी इक्वल्स टू 12. ये आ गया आपके पास प्लेन. अभी कहा गया है कि प्लेन और लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो हो गया प्लेन और ये लाइन हो गई, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R है. तो पॉइंट अपन ने निकाल ही लिया है. सिंस पॉइंट R लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 also lies on this plane. तो therefore ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो. तो 3 लैम्डा प्लस 3 प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 प्लस लैम्डा प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 12. तो यहां से आ गया ये 6 लैम्डा और ये तो कट गया. 6 लैम्डा इक्वल्स टू 12. सो लैम्डा कम्स आउट टू बी 2. तो therefore this implies r पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए, लैम्डा की वैल्यू 2 यहां पर रख दो, तो 3 0 3. ये r पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है ये एक्चुअली r वेक्टर है. तो दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ r वेक्टर का स्क्वायर जो होगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 9 18 का होल स्क्वायर दैट इज 18. तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया. तो एक्चुअली कंसेप्ट क्या यूज हुआ है सिंपली कि लाइन और पॉइंट का इंटरसेक्शन, आपने को लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. तो लाइन की इक्वेशन अपन ने 2 पॉइंट फॉर्म में लिख ली, प्लेन की इक्वेशन अपन ने 3 पॉइंट प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट से लिख लिया. दोनों को सॉल्व कर लो, लाइन के ऊपर पॉइंट लिया, प्लेन में सेटिस्फाई कराया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास वहां से इजीली आ गया. आज के डिस्कशन के बाद अपन अब थ्योरी पर मूव करते हैं. एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द प्लेन्स पे एक क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन के अंदर जो भी एंगल बाइसेक्टर्स के बीच में अपने पास क्वेश्चंस बन सकते हैं वो अपन ने बनाए हैं यहाँ पर. और एंगल बाइसेक्टर प्लेन्स की थ्योरी एग्जैक्टली जो अपन ने थ्योरी पढ़ी थी, आपसे बोला भी था कि वो थ्योरी आपके पास जो अपन ने 2D में स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था उसी तरह की थ्योरी वापस यहाँ पर रिपीट होती है. सिर्फ एक जेड वाला कंपोनेंट और यहाँ पे नया इंट्रोड्यूस हो जाता है. देखो क्या क्वेश्चन है, फाइंड द प्लेन्स बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स. तो पहला पार्ट तो यहाँ खत्म होता है. तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टिंग प्लेन्स निकाल लेते हैं. एंगल बाइसेक्टिंग प्लेन्स क्या होगी, फर्स्ट प्लेन 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर will be equals to plus minus times second plane 3x minus 4y
plus 12z plus 13 divided by under root of 9 plus 16 plus 144। तो ये जब सिंप्लीफाई करोगे तो 13 हो गया और ये 3 हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 13 टाइम्स 2x plus y plus 2z minus 9 will be equals to plus minus 3 times 3x minus 4y plus 12z plus 13। एक बार जब यहां से अपन पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार जब नेगेटिव साइन लेंगे तो आपको दोनों प्लेन्स जो कि इन दोनों प्लेन के एंगल बाइसेक्टिंग प्लेन्स होंगे उनकी इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां से एक बार अपन टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लेके जब अपन इसके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि पॉजिटिव साइन लेने पर आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी 26 माइनस 9, तो 26 माइनस 9 इज 17x। तो ये इक्वेशन जो आएगी वो मैं आपको लिख देता हूं, सिंप्लीफाई कर रखी है मैंने। 17x प्लस 25y माइनस 10z माइनस 156 इक्वल्स टू 0। और टेकिंग नेगेटिव साइन लेंगे अपन, टेकिंग नेगेटिव साइन तो प्लेन्स की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास 35x प्लस y प्लस 62z माइनस 78 इक्वल्स टू 0। ये दोनों प्लेन्स की इक्वेशन आ गई। तो पहला पार्ट तो खत्म हो गया, फाइंड द प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, पहला पार्ट तो खत्म। दूसरा पार्ट है विच ऑफ दीज प्लेन्स, इन दोनों प्लेन में से विच ऑफ दीज प्लेन्स बाइसेक्टिंग, विच ऑफ दीज बाइसेक्टिंग प्लेन बाइसेक्ट्स द एक्यूट एंगल बिटवीन द गिवन प्लेन्स। तो वापस अपन स्ट्रेट लाइन की थ्योरी पर चलें। तो स्ट्रेट लाइन की थ्योरी पर अगर अपन बात करें तो वहां पर स्ट्रेट लाइन में अपन देखा था कि अगर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टिंग लाइन जो होती हैं वो अपन किससे चेक करते हैं, चेक A1 A2 प्लस B1 B2। इसका साइन जो होता है, इसका साइन अगर पॉजिटिव आएगा तो इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूं, इसका साइन अगर पॉजिटिव आया तो यहां से पॉजिटिव साइन लेकर सॉल्व करने से ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टिंग प्लेन मिलेगा और नेगेटिव से क्या मिलेगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टिंग प्लेन मिलेगा। ये तो स्ट्रेट लाइन में था, प्लेन में बात करें तो प्लस यहाँ पर C1 C2 आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन कहां की, जो अपने 2D में पढ़ी थी 11th क्लास में। ठीक है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 नया कंपोनेंट और आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, A1 A2, ये गिवन प्लेन्स की बात कर रहे हैं अपन ना, A1 A2 प्लेन्स में लिखना। तो प्लेन में आ गया A1 A2 6, B1 B2 आ गया आपके पास -4 और C1 C2 आ गया आपके पास +24, दैट इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज पॉजिटिव साइन फ्रॉम इक्वेशन 1 will gives equation of obtuse angle bisecting plane। ठीक है, क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव आया तो यहां से पॉजिटिव साइन लेने से आपको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टिंग प्लेन मिलेगा। आपसे पूछा क्या क्या गया है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टिंग प्लेन बताओ, तो देयरफॉर एक्यूट एंगल बाइसेक्टिंग प्लेन कौन सा होगा, नेगेटिव साइन लेने से आंसर आएगा। तो नेगेटिव साइन से आंसर ये वाला है। तो दिस देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टिंग प्लेन इज, जो नेगेटिव साइन से आंसर आया आपके पास वो हो गया 35x प्लस y प्लस 62z माइनस 78 इक्वल्स टू 0। तो ये अपना सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। तो जो दो पार्ट इसमें पूछे गए थे, एक तो बाइसेक्टिंग प्लेन्स की इक्वेशन निकालो, ये आ गई। दूसरा पार्ट पूछा गया था कि कौन सा आपके पास एक्यूट एंगल बाइसेक्टिंग प्लेन कौन सा होगा। तो ये आपके पास प्लेन की इक्वेशन आ गई जो एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन्स को बाइसेक्ट कर रहा है। तीसरा पार्ट आपसे पूछा गया है कि ये भी चेक करके बताओ कि दिस पॉइंट 1 2 4 एंड ओरिजिन 0,0,0 लाइज इन एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द गिवन प्लेन्स।
तो सबसे पहले अपन ने जब ये निकाल लिया तो एक चीज तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये जो इक्वेशन आई है ये आपके पास किसकी इक्वेशन है? एक्यूट एंगल बाइसेक्टिंग प्लेन की। ठीक है, तो दूसरी वाली अपने आप आपके पास इक्वेशन किसकी हो जाएगी? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टिंग प्लेन की। तो अब इसके बाद तीसरे वाले पार्ट में आते हैं अपन कि तीसरे वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। तो तीसरे वाले पार्ट के लिए मैं इसको रिमूव कर रहा हूं यहां पर, है ना। तो ये वाला तो अपने पास एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल वाला पार्ट हो गया, एक्यूट एंगल बाइसेक्टिंग प्लेन हो गया। इसी क्वेश्चन का तो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या करा जाता है कि आपके पास दे रखा है ओरिजिन, तो ओरिजिन को दोनों प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराओ। तो पहला प्लेन है 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 9 और दूसरा प्लेन है आपके पास 3x माइनस 4y प्लस 12z प्लस 13। तो इसमें जब मैं ओरिजिन सेटिस्फाई कराऊंगा तो नेगेटिव -9 और यहां सेटिस्फाई कराऊंगा तो प्लस 13। इसका मतलब यहां पे साइन क्या आ रहा है? अपोजिट साइन। अपोजिट साइन आ गया, इसका मतलब सीधा सा क्या निकला? दिस इंप्लाइज नेगेटिव साइन फ्रॉम इक्वेशन 1 will gives the equation of that bisecting plane which bisects the angle containing origin। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ आपके पास कि अपोजिट साइन अगर यहां पर आ रहा है ओरिजिन को सेटिस्फाई करने पर दोनों प्लेन्स में, तो आपके पास क्या होगा? ये जो इक्वेशन आपके पास आई थी एंगल बाइसेक्टर्स की, इसमें नेगेटिव साइन लेने से वो वाला प्लेन मिलेगा जो कि उस एंगल को बाइसेक्ट करेगा जिसके अंदर ओरिजिन कंटेन कर रहा था। तो नेगेटिव साइन से अपने को कौन सा बाइसेक्टर मिलता है? एक्यूट एंगल। तो यहां से रिजल्ट मिल जाएगा देयरफॉर ओरिजिन lies in acute angle between planes। तो ये आपके पास हो गया दूसरा। जो तीसरा जो पार्ट है उसमें ओरिजिन के लिए कंडीशन आ गई। यही चीज अपन किसके लिए करेंगे? पॉइंट पी के लिए भी आपको करना पड़ेगा। पॉइंट पी के लिए करते हैं, तो पॉइंट पी के लिए मैं इसको इधर लिख देता हूं, ये हटा रहा हूं मैंने। तो यहां से अपन अपने को पता है कि पॉजिटिव साइन लेने से ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है और नेगेटिव साइन लेने से एक्यूट आ रहा है, ये अपन ने यहाँ पे देख लिया है ना। इसी में फिर क्या करते हैं अपन, दूसरा जो पार्ट है अपने पास एक और जो पॉइंट दे रखा है पॉइंट पी 1 2 4, इसको भी दोनों प्लेन में सेटिस्फाई कराओ। तो प्लेन जो है वो अपने पास है 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 9 और ये लिखा हुआ है 3x माइनस 4y प्लस 12z प्लस 13। यहां सेटिस्फाई कराऊंगा तो ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 2 प्लस 2 प्लस 8 माइनस 9 दैट इज पॉजिटिव। और यहां सेटिस्फाई कराऊंगा पॉइंट तो 3 माइनस 8 प्लस 48 प्लस 13, तो इट इज अगेन पॉजिटिव। तो यहां से आपके पास क्या आ रहा है? सेम साइन। ठीक है, अब जब सेम साइन आ गया तो दिस इंप्लाइज पॉजिटिव साइन, वापस वो की हुई थ्योरी आ जाएगी, पॉजिटिव साइन फ्रॉम इक्वेशन 1 so on will gives the equation of that bisecting plane which bisects the angle containing the point P 1 2 4। तो पॉजिटिव साइन से अपने पास कौन सा एंगल मिलता है? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टिंग प्लेन मिलता है। तो देयरफॉर अपन बोल सकते हैं कि पॉइंट P 1 2 4 lies in
ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द प्लेन्स। तो अगर इसके बाद एक चीज और पूछी जा सकती थी आपसे कि चेक वेदर द पॉइंट origin and point P lies in the same side of lies in the same angle or in the opposite angle of between the planes। तो दिख रहा है कि origin लाई कर रहा है acute angle between the planes में और point P lies कर रहा है आपके पास obtuse angle between the planes में। तो ये जो थ्योरी है ये एग्जैक्टली फिर बोल रहा हूं 2D में जो अपन ने स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी ये एग्जैक्टली उसी की थ्योरी है। तो एक बार वो थोड़ा सा रिवाइज करना और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को आप लोग दोबारा चेक कर लेना, आपको इजीली क्लियर हो जाएगी थ्योरी को। ये होमवर्क नोट कर लो आप लोग।